गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, आज संडे है और संडे के दिन द हिंदू में कोई भी एडिटोरियल पब्लिश नहीं होता है। और संडे के दिन अलग अलग लोगों को अलग अलग काम होते हैं। किसी को अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना है, किसी को कहीं बाहर घूमने जाना है, किसी को कोई मूवी देखनी है। जो बच्चे बाहर रूम लेके रहते हैं उनको रूम की साफ सफाई करनी है, अपने कपड़े धुलने हैं, या फिर कहीं एक दिन टहलने जाना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब से संडे के दिन हम लोग कोई भी आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे। और टेलीग्राम पे भी आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा आंसर राइटिंग के लिए, और ना ही कोई आर्टिकल दिया जाएगा पढ़ने के लिए। बस ये एक वीडियो होगी ताकि इसके बाद आप लोग अपना काम कर सके। अब देखिए, पूरी तरीके से तो पढ़ाई बंद कर नहीं सकते हैं, तो इस नाते वीडियो होगी। और इस वीडियो में क्या होगा, तो इस वीडियो में होगा ये कि जो हमने पूरे हफ्ते में पढ़ाई की है, पूरे सप्ताह जो हमने पढ़ाई की है, उसको एमसीक्यू के माध्यम से क्विक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, तुरंत रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पहल अच्छी लगेगी। अगर आपको लगता है कि ये पहल अच्छी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसको बंद कर दीजिए, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए तो है नहीं, आप सबके लिए है। तो आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा होगा। दोस्तों, 1 मिनट आप लोग का और लेना चाहूंगा। इस वीडियो को शुरू करने के पीछे की वजह क्या है, तो देखिए, मुझे एक मैसेज आया कि सर हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ या बहुत पढ़ रही हूँ, उसके बाद भी होता ही है कि 2 दिन 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद मुझे सब भूल जाता है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि मैंने क्या पढ़ा था। खास करके करंट अफेयर में दिक्कत ज़्यादा हो रही है। और अब मैं उसका रिवीजन कैसे करूँ? मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे चीज़ें याद रह जाएं एग्जाम तक, और फिर एग्जाम में मुझे दिक्कत ना देखने को मिले, क्योंकि मैं पढ़ तो रहा हूँ या पढ़ तो रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे देखने को मिल रही है दिक्कत। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग के साथ ये होता होगा कि आपने पढ़ा तो बहुत सारा, लेकिन याद जो रहता है तो वो बहुत थोड़ा सा याद रहता है। यानी कि आपने पढ़ा इतना सारा, लेकिन याद कितना रहता है, तो इतना सा याद रहता है। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। तो मुझे फिर ये भी लगा कि यार, मान लीजिए अगर मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मेरे पढ़ाए हुए वीडियो से आ भी गया, पर उसका कोई मतलब है नहीं ना। मैं अपना प्रचार कर लूंगा, लेकिन किसी का सक्सेस होना वो कैसे डिसाइड होगा यहाँ पे? अगर किसी को याद ही नहीं रहता है, अगर रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं वो, उनको वो चीज़ याद नहीं है, तो मैं कितना भी पढ़ा लूँ, अगर आपको याद नहीं है, आप कितना भी पढ़ें, आप 50 बुक पढ़ लिया आपने, पर अगर आपको वो चीज़ याद नहीं है, तो फिर पढ़ना और ना पढ़ना एक बराबर है। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाए उस चीज़ से, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर उससे आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, तो फिर वो पढ़ना या पढ़ाना दोनों बेकार ही है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। मैं तो आपको दिखा दूंगा कि देखिए, यहाँ से आया था, वहां से आया था, यहाँ से पूछा गया था, ये टॉपिक हमने कवर किया था, पर उसका कोई मतलब निकलेगा एक्चुअल में? जिसको फायदा मिलना चाहिए उसको फायदा मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि यार, रिवीजन भी जरूरी है। और देखिए, कभी भी आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के सुनिए, बिना रिवीजन का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको रिवीजन करना चाहिए। एक तो मैं आप करा ही रहा हूँ हफ्ते में, लेकिन अपने स्तर पे भी करिए। जब भी आपको लगे और आपको लगता है कि कोई चीज़ भूल रही है, तो उसको तुरंत क्विक रिवीजन कर लीजिए। या कोई डेटा है तो उसको बार बार पढ़िए। यही एक तरीका है। देखिए, रिवीजन के बिना आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले देखिए, आपको करना क्या है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो तुरंत आप वीडियो को पॉज करिए, आप क्वेश्चन पढ़िए और उसको अटेम्प्ट करिए। उसके बाद आप आगे बढ़िए वीडियो में। उसके बाद देखिए कि एक्सप्लेनेशन क्या है, आपने सही किया था या गलत किया था। और इस पे भी सारे रूल लागू होने वाले हैं। यानी कि अगर आप सही करते तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत करते तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। और अगर आप चाहें तो लास्ट में कमेंट में ये कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका टोटल कितना नंबर आ रहा है। देखिए, इसमें नहीं शर्माना है, ये एक टेस्ट के तरीके से है, तो इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं कि सर मेरा 2 नंबर आ रहा है, मेरा 4 नंबर आ रहा है। कोई बात नहीं, यही तो हमें बताता ना। आप ये देखिएगा कि मान लीजिए आज पहली बार है, आज आपका 2 ही नंबर आ रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पर आप ये सोचिए कि जब अगले बार टेस्ट होगा, अगले संडे को, तब आपको क्या करना है? तब आपको ये 2 नंबर को बढ़ा करके 4 नंबर करना है, 6 नंबर करना है। यानी कि इसमें इंप्रूवमेंट करनी है। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके आप देखें कि आप नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि सीधा आपका 50 में से 50 नंबर आ जाए, 100 में से 100 नंबर आ जाए, तो कोई बात नहीं, सोचना गलत नहीं है, लेकिन उस लेवल से मेहनत करिए। और अगर मान लीजिए नहीं भी आता है, आपने देखा कि आपने पढ़ाई की थी उसके बाद भी नहीं आ रहा है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको सुधार करने की जरूरत है। इसमें बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आप लोग कमेंट नहीं करते, सोचो ना, आप यहाँ पे बता नहीं पा रहे हो कि सर ये सही है या गलत। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि ये सही है गलत, तो आप उतना नहीं बता पा रहे हैं। और कल का आप इंटरव्यू पैनल के सामने कैसे बैठेंगे, कैसे उनको फेस करेंगे, आप बताइए। मतलब वहां पे आज जितनी आपकी उम्र है, 25 साल 30 साल, उससे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस उस बंदे को जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो आप उनको कैसे फेस करिएगा, जरा बताइएगा। कमेंट करके आपने बता पाए, जहाँ पे आपकी कोई, आप कह सकते हैं, आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। आप कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, उससे कोई रिवील नहीं होने वाला। सिर्फ आपको कमेंट करना है, तो वो आप नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पे जब जाएंगे इंटरव्यू देने, तो भैया उनकी एज इतना ज्यादा होती है, उनको एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है ना, कि वो आपको 1 मिनट में घुमा सकते हैं। तो फिर आपकी आवाज उनके सामने कैसे निकलेगी, आप कैसे उनके सामने ओपन होंगे? खैर, ये सारी अलग चीजें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपको वही चीज करनी है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप व्याख्या देखिए उसकी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे बात करिए चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, चक्रवात कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास वायुमंडलीय गड़बड़ी के कारण होते हैं, जो तेज और अक्सर विनाशकारी वायु परिसंचरण द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, हवा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा के में अंदर की ओर घूमती है। तीसरा स्टेटमेंट है, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्रों में आते हैं। चौथा स्टेटमेंट है, चक्रवात
तेज और हामुन को उत्तर हिंद महासागर पर विकसित जुड़वा चक्रवात माना जाता है। आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना वो यहाँ पे देखना है कि क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, कितने कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं ये पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहला ध्यान यहीं पे देना है। आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, केवल 3 कथन सत्य हैं। कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चक्रवात होता है कम दबाव वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि आप देखेंगे जो वायु होती है वो उच्च दबाव की तरफ से निम्न दबाव की ओर गमन करती है। ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो देखिए होता क्या, मैंने आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया था कि इस तरीके से होता है और ये बवंडर उठता है और ऐसे बड़ा होता जाता है, ये चक्रवात होता है। और ये बहुत पुराना आर्टिकल तो नहीं, अभी हमने इसको हाल ही में डिस्कस किया था, तो आपको ये पूरी अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। मैंने इस तरीके से आपको डायग्राम बना के दिखाया भी था। और यहाँ पे जो आप कंफ्यूज होंगे वो इस नाम से कंफ्यूज होंगे, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो इसमें ट्रिक है, क्योंकि ये दूसरा नाम है। किसका दूसरा नाम है ये? तो इस शीतोष्ण चक्रवात का दूसरा नाम है। जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको दिखाया भी था। और देखिए कई बार क्या होता है कि यूपीएससी ये गेम खेलता है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, आपने नाम सुना होगा रिंग ऑफ फायर का, तो उसी को सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। तो यूपीएससी ने एक बार रिंग ऑफ फायर ना पूछ करके सरकम पैसिफिक बेल्ट पूछ लिया था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताने की कोशिश की गई है ताकि आप लोग को दूसरा नाम भी पता हो, आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर यूपीएससी नेम गेम खेले तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, आपका क्वेश्चन गलत ना हो। मैंने आपको ये बताया भी था कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो उच्च अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ऐसे मैंने आपको ये भी स्ट्रक्चर बनाया था कि जो पोलर होता है इसके आसपास ये उत्पन्न होते हैं, ये जो 90 डिग्री होता है यहाँ पे इसके आसपास ये उत्पन्न होते हैं। तो मैंने आपको ये भी डायग्राम बनाया था और ये भी डायग्राम बनाया था जब हमने आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो उम्मीद है कि जितने लोगों ने वीडियो देखी होगी कम से कम उनका तो गलत नहीं हुआ होगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो चक्रवात तेज है और जो चक्रवात हार्मोन है इनको जुड़वा चक्रवात माना जा रहा है। और इसके पहले कब आया था जुड़वा चक्रवात? 2018 में माना गया था लेबुन और तितली को। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिला 2023 में चक्रवात तेज और हार्मोन को। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अगर आपको तब भी याद नहीं आ रहा है तो ये आप फिगर देखिए, अब यहाँ से आपको याद आ रहा होगा क्योंकि मैंने ये मैप तब भी आपको दिखाया था। बाकी इस क्वेश्चन की पूरी व्याख्या आपको यहाँ पे दी गई। अगर पढ़ना चाहते हो तो एक बार जरूर पढ़िएगा। उससे फायदा आपका ये होगा ना कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। बाकी तो आपके दिमाग में वो चीज घूम गई होगी जो मैंने आपको पहले ही बता रखी है। अब यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट बात दी गई कि चीन सागर और प्रशांत महासागर में टाइफून के रूप में जाना जाता है चक्रवात को। कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में पश्चिमी भारतीय द्वीपों में तूफान कहा जाता है इसको। पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका की गिनी भूमि में बवंडर कहा जाता है इसको। और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलिच और हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। बवंडर यानी कि टाइफून जिसको कहते हैं, आपने देखा होगा कि खास करके वनडे एग्जाम में या फिर जो स्टेट पीसीएस होता है उसमें बहुत धड़ल्ले से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दे देगा चारों नाम कि टाइफून कहाँ पे कहा जाता है और यहाँ पे चक्रवात कहाँ पे कहा जाता है, विली विलेज कहाँ पे कहा जाता है, इस तरीके से आपको दे देगा। और यहाँ पे दे देगा कि यूएसए का क्षेत्र हो गया, जापान का क्षेत्र हो गया, इंडिया का क्षेत्र हो गया, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो गया। आपको मैच कराने के लिए दे देगा कि कहाँ पे क्या कहा जाता है। तो ये रहा आपका वो पूरा ब्यौरा, आप एक बार इसको पढ़िएगा अपने से। बाकी वही सारी एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। अगर मैं बताने जाऊंगा पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको भी पता है कि वीडियो 2 घंटे के आसपास बन जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि हमने टॉपिक भी डिस्कस कर रखा है। अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं और फिर आपको किस टेम्परामेंट के साथ उसको हल करना है। जैसे बात करें चक्रवातों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसी को शीतोष्ण चक्रवात भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसके बारे में हमने डिस्कस ही कर रखा है। और बाद में चक्रवातों का वर्गीकरण अगर किस बेस पे करते हैं तो इसको देखा जाए संबद्ध हवाओं की ताकत हो गई, तूफान आना और असाधारण वर्षा की घटनाएं, तो इस बेस पे किया जाता है भारत में चक्रवातों का वर्गीकरण। अब बारी है क्वेश्चन 2 की। इसमें क्या कहा जा रहा है? तो इसमें भी कहा जा रहा है कि कितने कथन सही हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। इसमें कथन नंबर 1 बात की जा रही है 1996 में आयोजित। अच्छा, यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? तो आचार समितियों के बारे में बात की जा रही है, इथिक्स कमेटी के बारे में बात की जा रही है। तो इसी से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया गया। बात की जा रही है 1996 में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पहली बार दोनों सदनों के लिए नैतिकता पैनल का विचार सामने आया। समिति केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर शिकायतों पर विचार करती है। विशेषाधिकार समिति पर लागू नियम नैतिकता पैनल पर भी लागू होते हैं। आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाती सॉरी दोस्तों। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर सी है, केवल 3 कथन सही है। कौन कौन से कथन सही है? तो दोस्तों आपको पहला ये कथन सही देखने को मिलेगा, फिर ये कथन सही है और ये कथन भी सही है। अब आपको याद होगा कि ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। 1996 में आयोजित हुआ था पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। उसके बाद क्या होता, तो यहीं पे डिसीजन लिया गया था कि दोनों लोग के लिए इसको लागू करना चाहिए। पर सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था? तो उच्च सदन में, यानी कि राज्यसभा में इसको लागू किया गया था। नैतिकता पैनल पहले कहाँ पे बनाया गया था? उच्च सदन में बनाया गया था, राज्यसभा में बनाया गया था। फिर लोकसभा में बाद में बनाया गया और लोकसभा में 2015 तक तदर्थ समिति के रूप में कार्य करी थी। मैंने आपको तदर्थ समिति इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के समझाया भी था कि तदर्थ समिति क्या होती है, अस्थायी समिति क्या होती है। तो वो चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल घूम गई होंगी कि हाँ इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपको याद ही होगी कि मैंने बताया था कि जो अध्यक्ष होते हैं इसी के द्वारा सदस्यों एवं उसके अध्यक्ष की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाती है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी और आपको याद भी होगी वो सारी चीजें, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं।
वही चीज बात करें 1996 में दिल्ली में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पहली बार दोनों सदनों के लिए नैतिकता पैनल के विचार पर विचार किया गया था। बाकी वह चीज तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो थे KR नारायण जी, इन्होंने 4 मार्च 1997 को उच्च सदन की आचार समिति का गठन किया और मई में सदस्यों के नैतिक आचरण की निगरानी करने और इसमें संदर्भित कदाचार के मामलों की जांच करने के लिए इसका उद्घाटन भी कर दिया। विशेषाधिकार समिति पर लागू नियम नैतिकता पैनल पर भी लागू थे, तो आपका कथन 3 सही हो जाना है। इस तरीके से आप वो सारी चीजें आपको ध्यान में आ गई होंगी कि हाँ, हमने ये सारे आर्टिकल हमने डिस्कस किए थे, बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। बात करें 13वीं लोकसभा के दौरान विशेषाधिकार समिति ने अंततः एक आचार समिति के निर्माण का प्रस्ताव रखा। दिवंगत अध्यक्ष GMC बाल योगी द्वारा 2000 में एक तदर्थ आचार समिति की स्थापना की गई थी और 2015 तक ये सदन का अस्थायी हिस्सा नहीं बन पाए थे। वही चीज मैंने जो आपको अभी बताई है और ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आपको ये चीजें याद आ रही होंगी कि आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। ये कथन भी आपका सही हो जाता है। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि शिकायतों के लिए प्रक्रिया क्या है, तो मैंने आपको बताया भी था कि जैसे आप देखेंगे ऑनलाइन भी शिकायत की जाती है, ऑफलाइन भी की जाती है, और हमने इससे जुड़ा MCQ भी आपसे कराया था, तो आपने उसको अटेम्प्ट भी किया होगा। वहां पे जो हमने MCQ किया था वो अलग तरीके से बनाया था मैंने। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एकदम अलग तरीके से स्टेटमेंट बनी है और आपको यहाँ पे बता भी गया था कि जो ये समिति है ये क्या करती है, तो पहले प्रथम दृष्टया जांच करती है, यानी कि आप देखेंगे मैंने कहा था ना कि जैसे FIR होती है इस बेस पे जांच करती है कि जैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, इसी तरीके से समिति पहले प्रथम दृष्टया जांच करती है, उसके बाद यहाँ पे ये आगे बढ़ती है। और मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि आप भी शिकायत कर सकते हैं, मैं भी शिकायत कर सकता हूँ किसी सांसद के खिलाफ, लेकिन अगर आप या मेरे जैसा कोई नॉर्मल व्यक्ति जाता है शिकायत करने तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको किसी सांसद के माध्यम से करना पड़ेगा। लेकिन कोई सांसद ही किसी और सांसद के खिलाफ करता है, जैसे आप देखेंगे महुआ मोइत्रा वाले केस में, तो यहाँ पे कोई सांसद थे उन्होंने ही किया है, तो फिर उनको किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं महुआ मोइत्रा के खिलाफ या किसी A नाम के खिलाफ, किसी B नाम के जो सांसद है इनके खिलाफ मैं जाकर के शिकायत दर्ज करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे किसी सांसद का सहारा लेना पड़ेगा। मैं इन सांसद के पास जाऊंगा, इनको प्रूफ दूंगा और हलफनामा दूंगा, उसके बाद ये जाकर के ये जो राज्यसभा या फिर लोकसभा के अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनको जाकर के ये बोलेंगे कि ऐसी ऐसी बात है और हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, तब यहाँ पे ये निर्माण कर देंगे आचार समिति का। ये चीज मैंने आपको बताई थी, बहुत अच्छे से आपको याद आ रहा होगा वो सारी चीजें, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे क्या पूछ रहे थे, यहाँ पे भी पूछ रहा है कि कथन सही है, कितने कथन सही है, तो आपको ये बताना है। स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री अपार। अब आप कहेंगे कि सर अपार क्या है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो आपको भूलना नहीं है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसकी कल्पना भारत में सभी छात्रों के लिए एक विशेष ID प्रणाली के रूप में की गई है। यह डिजी लॉकर के प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करेगा। तीसरा है, अपार शुरू करने के पीछे का लक्ष्य शिक्षा को परेशानी मुक्त बनाना और छात्रों को भौतिक दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता को कम करना है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। ये आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आपको पता होगा कि इसमें से सभी की सभी कथन सही हैं, सभी चारों कथन सही हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे बात की थी हमने कि सभी छात्रों के लिए एक विशेष ID होगी, ताकि सभी छात्रों का एक अलग ID रहेगी, जैसे आधार कार्ड है इसी तरीके के, इसी के बेस पर इसको बनाया जा रहा है। उससे क्या होगा, तो जब भी कोई छात्र किसी भी स्कूल से ड्रॉप आउट होता है तो उसका पूरा डेटा रहेगा उसके पास डिजिटली रूप में, और ये कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेता है, कोई अन्य गतिविधि करता है शैक्षणिक से जुड़ी, तो उसको क्या होगा, उसका सारा का सारा डेटा एक पोर्टल पे एक जगह रहेगा और उस ID को हम डालेंगे और उसको एक्सेस कर लेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस ID पे कौन जाकर के इसको अपडेट कर सकता है, तो जो भी संस्थान होती है उनको ये अधिकार दिया जाएगा कि जब भी आपके यहाँ से कोई स्टूडेंट पढ़ के निकलता है, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, कुछ अचीवमेंट कर रहा है, तो उसको आप यहाँ पे जाके अपडेट कर दीजिए। सारी चीज़ मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि जो डिजी लॉकर है इसके एंट्री गेट के रूप में, यानी कि प्रवेश द्वार के रूप में भी ये काम करने वाला है। और ये स्टेटमेंट भी आपको याद हो कि भौतिक दस्तावेज ले जाने की जो जरूरत है उसको कम करेगा, क्योंकि आप सभी को पता है जब डिजिटली फॉर्म में सारी चीजें अवेलेबल है, डिजी लॉकर इसीलिए बनाया ही गया है। आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड देखने को मिल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से जब आपका ID बन जाएगा, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आधार कार्ड के बेस पे ये काम करेगा। जब आपकी एक विशिष्ट ID मिल गई, स्पेसिफाइड नंबर आपको मिल चुका है, तो आपको क्या करना है, आपको डिजिटली फॉर्म में जाकर के आपको वो ID डालनी है और आपका सारा डेटा खुल के आ जाएगा कि आपने कक्षा 1 में कहाँ से पढ़ाई की थी, आपके कितने प्रतिशत अंक थे, क्या चीजें देखने को मिली थी, आपने का किसमें अच्छा नंबर था, किसमें खराब नंबर था। इस तरीके से पूरा आप देखेंगे कि आपको डेटा मिल जाएगा। अगर उसकी व्याख्या देखना चाहते हैं तो आपको उसकी व्याख्या यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो अपार है, इसकी कल्पना भारत में बचपन से शुरू होने वाली सभी छात्रों के लिए एक विशेष ID प्रणाली के रूप में की गई थी। अतः कथन एक सही हो जाएगा आपका। वही बात क्लियर कि प्रत्येक छात्र को आजीवन अपार ID मिलेगी, जिससे शिक्षार्थियों, स्कूलों और सरकारों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। फिर अपार्ट जे लॉकर के लिए एक पोर्टल के रूप में कार्य करेगा, एक इंटीग्रेट के रूप में कार्य करेगा। यह सुविधा छात्रों के लिए बाद में इन समितियों तक पहुंच बनाना और उनका उपयोग करना आसान बनाती है। ये सारी चीजें आपको वही चीजें लिखी है जो हमने डिस्कस की, वही बात यहाँ पे देखिए, आप कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी इसको। अपार का लक्ष्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए एकल विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करके धोखाधड़ी और डुप्लीकेट शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को कम करना भी है। तो आपसे यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि अभी कतर बहुत चर्चा में था, क्यों? क्योंकि 8 लोग जो हमारे थे नेवी के
एक्स ऑफिसर थे, उनको कतर ने सजा सुनाई थी फांसी की, और हमने वो आर्टिकल भी डिस्कस किया था। तब मैंने आपको इंडिया और कतर रिलेशन के बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया था। तो अब आपकी बारी कि आप बताइए, यहाँ पे बात करिए भारत और कतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे पूछ कर रहे तो कितने कथन सही है ये पूछ रहा है। इसमें पहला कथन है, वित्त वर्ष 2022-23 में कतर से भारत का एलएनजी आयात कतर से कुल आयात का लगभग आधा था। दूसरा कथन है, भारत से होने वाले प्रमुख निर्यात में खाद्य उत्पाद शामिल है। तीसरा कथन है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के निर्यात का मूल्य आयात मूल्य से अधिक था। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल बी, केवल दो कथन सही है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगर इसकी व्याख्या देखना चाहते हैं तो ये रही इसकी व्याख्या। वैसे आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस आर्टिकल को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था जब वो आर्टिकल आया था कि 8 लोग को फांसी की सजा दे दी है कतर ने। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक लोकल कोर्ट थे, उसने ये सजा सुनाई थी, और इंडिया कह रहा है कि जितने भी लीगल काम हो सकता है हम उसको देखेंगे कि इनको कैसे बचाया जाए। और फिर इन्होंने जो वहाँ का राजा उसके सामने मर्सी पिटीशन भी डाली थी, जैसे कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति के सामने डाली जाती है, ताकि उनकी फांसी की सजा माफ कर दी जाए। और अभी भी इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है, उनके परिवार वालों ने भी याचिका दायर की थी। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। उसी टाइम पे मैंने आपको भी बताया था कि जो भारत से होने वाले प्रमुख निर्यात है उसमें खाद्य उत्पाद भी शामिल है एक तरीके से, और यहाँ पे स्टेटमेंट भी आपको सही देखने को मिलेगी। बाकी व्याख्या के लिए तो ये सारी आपकी स्लाइड है ही, और आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। बात करें वित्त वर्ष 2022-23 में कतर से भारत का कुल आयात कितना था, तो 16.81 बिलियन डॉलर था, जिसमें से अकेले एलएनजी आयात 8.32 बिलियन डॉलर था, यानी कि लगभग 49.5%। इसलिए इसको लगभग आधा माना गया। आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए कि लगभग आधा था, तो यहाँ पे लगभग आधा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि 49.5% है, तो इसलिए कथन एक आपका सही हो जाएगा। फिर बात की जा रही है कि कतर से भारत के अन्य प्रमुख आयात जीवाश्म ईंधन से जुड़ी वस्तुएं और उत्पाद भी हैं, जैसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी हो गया, जो घरों में खाना बनाने के लिए यूज की जाती है, प्लास्टिक हो गया, और अन्य पेट्रोकेमिकल, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या मिलता है, तेल गैस मिलती है, सारी चीजें। वित्त वर्ष 2022-23 में कतर से भारत का कुल आयात 16.81 बिलियन डॉलर था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में कतर को भारत का निर्यात केवल 1.97 बिलियन डॉलर था। तो आप देख सकते हैं कि हमने निर्यात किया है लगभग 2 बिलियन डॉलर के आसपास, और हमने आयात कितना किया, तो 16 बिलियन के आसपास आयात किया। तो फिर किसके पक्ष में जाएगा ये जाएगा कतर के पक्ष में। अब हम उसके पक्ष में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि भैया उसके पास तेल और गैस है और हम वो मंगाते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसी के पक्ष में ये व्यापार झुका रहेगा। तो वो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, इसलिए स्टेटमेंट थ्री जो है ना वो आपकी गलत हो जाएगी। प्रमुख निर्यात में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं, अनाज हो गया, तांबे की वस्तु हो गई, लौह और इस्पात की वस्तु हो गई, सब्जियां, फल, मसाले और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद शामिल हैं। तो इसलिए आपका कथन दो सही हो जाता है। बाकी ये सारी चीजें हैं ये। अब बारी है प्रश्न 5 की। इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इंटरकनेक्टेड आपदा जोखिम रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला कथन है, भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के संयुक्त उपयोग से अधिक है। दूसरी बात की जा रही है कि पंजाब के अधिकांश कुओं को अतिदोहित माना जाता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी पूछ रहा है कि सही है या है, तो कौन सा सही है आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों आप देखें कि अभी भी यूपीएससी ने पूरी तरीके से इसको एलिमिनेट नहीं किया इस तरीके का ऑप्शन को, तो एक दो जगह हमने इस तरीके का ऑप्शन को भी रखा है, ताकि ऐसा ना हो कि यूपीएससी का कुछ भरोसा तो है नहीं, उसका नाम ही अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, तो आपसे क्या पता कि इस फॉर्म में फिर से क्वेश्चन पूछने लग जाए, तो इस नाते हमने इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया है। अब आप कहेंगे सर ये रिपोर्ट तो हमने पढ़ी ही नहीं है, आप कहाँ से क्वेश्चन बना रहे हो यार, ये तो गलत बात है, हमने जो पढ़ा नहीं आप उससे क्वेश्चन बना रहे हो। आपने पढ़ा है दोस्तों, बस आपको ध्यान नहीं आ रहा है, और इसीलिए तो ये वीडियो है ताकि आपको ध्यान आ जाए। आपने कब पढ़ा था, तो अभी आपने हाल ही में पढ़ा, जिसमें ये बताया गया था कि जो पंजाब के 78% लगभग कुएं हैं उनको अति दोहित माना जाए, उसका पानी निकाला जा चुका है। और इस तरीके से आपने देखा था कि जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहां के बारे में बात की गई थी, और ये भी कहा गया था कि जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ये भारत के खाद्य कटोरे के रूप में कार्य करते हैं। अगर आपको याद हो, खाद्य कटोरे के रूप में याद करते हैं। तो इस तरीके की चीजें हमने डिस्कस की थी, और तभी मैंने आपको बताया था कि दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता कौन है, ये भारत है। और भारत इतना यूज करता है जितना चाइना और यूएसए मिला करके यूज करते हैं, उससे कहीं ज्यादा भारत यूज करते हैं। चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी, और उसी टाइम मैंने ये भी कहा था कि अगर आप ब्रश करते हैं, नहाने जाते हैं, तो कम से कम पानी का ध्यान रखिए। सेव वाटर सेव लाइफ, इस तरीके का मैंने आपको कहा भी था कि जब भी हम जाते हैं तो टोटी खुली छोड़ देते हैं, टैप खुला छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है, उन सारी चीजों पर ध्यान देने के लिए भी कहा था। तो स्टेटमेंट अभी शायद आपको याद ना आए, पर जब एक्सप्लेनेशन देखें तब आपको याद आ जाएगी। अब यहाँ पे ये नाम देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि भारत अपने भूजल की कमी के चरम बिंदु तक पहुंचने के करीब है। अब कुछ याद आ रहा है धीरे धीरे। और इस रिपोर्ट का नाम क्या था, तो इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। ये चीज आपको याद आ गई होगी कि हाँ हमने डिस्कस किया हुआ था। ये 6 महत्वपूर्ण पर्यावरणीय बिंदुओं पे डिस्कस करती है, उस पर ध्यान देती है। कौन कौन से, तो तेजी से विलुप्त होते हैं भूजल की कमी, पर्वतीय ग्लेशियर का पिघलना, अंतरिक्ष मलबा, असहनीय गर्मी, और एक बीमा न किया जा सकने वाला भविष्य। कुछ याद आया आप लोग को कि आर्टिकल डिस्कस हुआ था कि नहीं। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में 78% कुओं को अतिदोहित माना जाता है, और इसीलिए कहा गया कि अधिकांश कुओं को। जब 50% से अधिक हो गया तो जाहिर सी बात है कि अधिकांश हो गया, लगभग 80% के आसपास है।
जाहिर सी बात है कि अधिकांश होगा, इसलिए वो स्टेटमेंट सही हो जाती है आपकी। पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 2025 तक गंभीर रूप से कम भूजल उपलब्धता का अनुभव होने का अनुमान है, इसलिए कथन 2 भी सही है। भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र देश की बढ़ती 1.4 बिलियन आबादी के लिए रोटी की टोकरी के रूप में कार्य करता है। तो वही चीज बताया जा रहा है कि रोटी की टोकरी, मेरे ख्याल से मैंने बोल दिया था कि खाद्य की टोकरी, तो उसके लिए माफ करना, ये रोटी की टोकरी के रूप में कार्य करता है। पंजाब और हरियाणा राज्य देश की चावल आपूर्ति का 50% और गेहूं भंडार का 85% उत्पादन करते हैं। बाकी ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। आपको वही बताया कि भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के संयुक्त उपयोग से अधिक है। और आप देखिए कि यूपीएससी 2023 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ताजे जल संसाधन है उनके ऊपर क्या संकट है, इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो जल वाला टॉपिक है ना, वो मतलब आपसे देखने को मिल जाता है, वो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन था। और ये जल वाले टॉपिक से रिलेटेड हमने इतना ज़्यादा टॉपिक डिस्कस कर रखा है, कभी आर्कटिक वाले क्षेत्र के बारे में, कभी इंडिया के बारे में, कभी विश्व के बारे में कि भूजल की क्या स्थिति है। तो दोस्तों आप देखेंगे इंडिया में भूजल का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो भूजल का सबसे ज़्यादा प्रयोग हम करते हैं सिंचाई के क्षेत्र में। जी हाँ, सिंचाई के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं भूजल का। और दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि सिंचाई में लगभग 80% से ज़्यादा भी हम भूजल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो सिंचाई में करते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट है। और देखिए इस तरीके का जो भी डेटा होता है ना, वो आप अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा, और ये डेटा आपने लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। और फिर हम केंद्रीय भूजल बोर्ड जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना कह सकते हैं आप, आर्टिकल थोड़ा सा पुराना कह सकते हैं, क्वेश्चन क्या पुराना है। आपको पता है कि अभी कनाडा और इंडिया के रिलेशन भी चर्चा में थे, क्योंकि कनाडा ने ऐसी हरकत ही की थी, जो खालिस्तान के समर्थक है उनको साथ दे रहा था, और हमने जब उसको मार गिराया था, और हालांकि हमने ये कहा था कि हमने नहीं मारा है, उसके बाद भी कनाडा ने क्या किया था, तो हमारे जो अम्बेसडर थे उनको भगा दिया था। फिर हमने भी वो हरकत की थी कि 5 दिन का टाइम दिया था कि भैया तुम लोग भी निकल लो। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तब आपको यहाँ पे बताना कि भारत कनाडा संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पूछ रहा है कि कितने कथन सही हैं, तो आपको पहले यहाँ पे ध्यान देना। तो पहला स्टेटमेंट है, पिछले 2022-23 वित्तीय वर्ष में कनाडा के साथ भारत का कुल व्यापार दुनिया के साथ भारत के कुल व्यापार का 10% था। कनाडा को निर्यात का बड़ा हिस्सा खनिज तेल, लकड़ी का गूदा और खाद्य सब्जियां हैं। कनाडा से प्रमुख आयात में फार्मास्यूटिकल उत्पाद शामिल हैं। तो पूछ रहा है कौन से कथन, कितने कथन सही हैं, केवल एक कथन, केवल दो कथन, तीनों और कोई नहीं। अब दोस्तों इसके लिए आपको कोई आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कि कनाडा के साथ हमारा 10% का व्यापार होना लगभग नामुमकिन सा लगता है। मतलब एक तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई ये तो नहीं होने वाला है, क्योंकि 10% वो भी कनाडा के साथ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हम उससे इतना ज्यादा वस्तु मंगाते नहीं, इतना ज्यादा चर्चा में भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ पे, तो यूएसए में आपको देखने को मिलेगा, और उसके अलावा सऊदी अरेबिया, सॉरी यूएई हो गया, इस तरीके के देशों के साथ हमारा सबसे ज्यादा व्यापार देखने को मिलता है। तो फिर कनाडा से 10% कैसे कर सकते हो, तो पहला स्टेटमेंट आपका गया। यहाँ पे सिर्फ आपका कॉमन सेंस काम करने वाला है और कुछ नहीं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि कनाडा को निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा खनिज तेल, लकड़ी का गूदा और खाद्य सब्जियां हैं। आपको लगता है कि हम खनिज तेल उनको भेज पाएंगे? हम तो खुद तेल और गैस आयात करते हैं, तो हम ये कैसे भेज सकते हैं? तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कनाडा से प्रमुख आयात में फार्मास्यूटिकल उत्पाद शामिल है। तो आपको सभी को पता है दोस्तों कि भारत को ये कहा जाता है कि जो जेनेरिक दवाएं हैं उसका हब माना जाता है, इसका वैश्विक केंद्र माना जाता है। तो फिर हम उससे फार्मास्यूटिकल चीजें क्यों मंगाने वाले हैं? आप खुद सोच के देखो। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। इसे जो क्वेश्चन होता है ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसी को फैक्चुअल क्वेश्चन ना कह करके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहा जाता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कॉमन सेंस लगाना है बस। अब आपको यहाँ पे कोई डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या मंगाया जा रहा है, क्या क्या नहीं मंगाया जा रहा है। उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन सही है। और आप देखिए ना कि एकदम सिंपल सी बात है कि भैया भारत को जब जेनेरिक दवाओं का हब कहा जाता है, तो हम फार्मास्यूटिकल चीजें क्यों मंगाने वाले हैं उनसे? वही सारी चीज़ें यहाँ पे व्याख्या दी गई हैं उसकी, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। बाकी क्योंकि हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया तो बार बार मैं वही चीज़ें बताने चलूंगा, तो अब वीडियो देखना आप लंबी होती जाएगी, अभी कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, बात करें कि जो निर्यात है उसका केवल 30% था। और ये 3 श्रेणी थी, कौन कौन सी फार्मास्यूटिकल उत्पाद हो गया, लोहे स्टील की वस्तुओं के, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, ये सारी चीज़ें निर्यात की जा रही है, इसलिए कथन 3 सही नहीं हो सकता है। और यहाँ पे आयात वाली चीज़ में आप देख सकते हैं, खनिज ईंधन हो गया, खनिज तेल हो गया, और उनके आसवन के उत्पाद, बिटुमिनस पदार्थ, खनिज मोम, ये सारी चीज़ें हम उनसे आयात करते हैं। तो आप देखेंगे यूपीएससी खूब ये गेम खेलता है कि जो ये क्वेश्चन रहता है ना उसको पलट देता है स्टेटमेंट, यानी कि जो सही रहता है उसको गलत कर देता है, जो गलत रहता है उसको सही कर देता है, इस तरीके से स्टेटमेंट पलट देता है। तो यहाँ पे वही चीज़ की गई है कि जो आयात वाला था उसको निर्यात वाले कॉलम में रख दिया गया, जो निर्यात वाला था उसको आयात वाले क्वेश्चन में रख दिया गया। तो बस इसी तरीके से आपको यूपीएससी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप पीवाईक्यू उठा के देखिए तो सही, आपको वो चीज़ एकदम सेम टू सेम ना मिले तो कहना। यूपीएससी खूब गेम खेलता है इस तरीके से कि यहाँ की स्टेटमेंट वहां दे देगा, वहां की स्टेटमेंट यहाँ उठा के रख देगा, बस उसके बाद पता चलेगा कि सभी गलत है और आप सोचते हैं यार नहीं ये तो सही लग रहा है। और ऐसे यूपीएससी कई बार ये करता है कि कोई चीज रहती है ना तो वो अधिनियम के अनुसार रहती है, लेकिन यूपीएससी क्या करेगा वहां पे लिख देगा संविधान के अनुसार, मतलब वो रहेगा किसी एक्ट के अनुसार, लेकिन वहां पे लिख देगा संविधान के अनुसार बस। अब लड़का इतना ध्यान ही नहीं देता कि यार संविधान के अनुसार लिखा है फिर अधिनियम के अनुसार लिखा है,
उसको ये सारी चीज़ें पता है कि हाँ, ये योग्यता होनी चाहिए एजी के लिए, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कै के लिए योग्यता होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे स्टेटमेंट है वहाँ पे शुरू में वो नहीं देखता है कि अधिनियम के अनुसार बोल रहा है फिर संविधान के अनुसार, बस इतना सा फ़र्क करता है यूपीएससी। तो वही गेम यहाँ पे भी आपके साथ खेला गया है। बात कर रहे हैं आर्कटिक क्षेत्र के गर्म होने के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि आर्कटिक की बर्फ है वो पिघल रही है। आर्कटिक सर्कल में तापमान ग्रह के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक धीरे धीरे बढ़ रहा है। पृथ्वी के शीर्ष पर गर्मी बढ़ने से दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आपसे पूछ कर रहा है कि कितने कथन सही हैं। आप खुद सोच के देखिए कि अगर यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता है आर्कटिक क्षेत्र में तापमान, तो फिर आर्कटिक क्षेत्र को लेकर के हम चिंता क्यों व्यक्त करते हैं? तो बहुत अच्छी बात थी भैया, अगर दुनिया में 2 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है और आर्कटिक में 0.5 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है, तो फिर हमें चिंता वाली तो कोई बात ही नहीं थी ना, हमें खुश होने वाली बात थी। तो बार बार आर्कटिक क्षेत्र चर्चा में क्यों आता? तो वैसे ही आप यहाँ से देख सकते हैं कि आर्टिकल गलत हो सकता है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई आपकी। दूसरा क्या पूछ रहा है? तो दूसरा पूछ रहा है पृथ्वी के शीर्ष पर गर्मी बढ़ने से दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। तो ये बात सही है, क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए बर्फ की शीट है, ये आर्टिकल मैंने आपको जब समझाया था तब भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब बर्फ की शीट है, अब क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बर्फ पिघलेगा। अब जब बर्फ पिघलेगा तो इससे पानी बनेगा। पानी जाएगा कहाँ? जाहिर सी बात है कि वो समुद्र में जाएगा, महासागर में जाएगा। जब समुद्र और महासागर में पानी जाएगा तो उसका जो सतह का तापमान है वो भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो समुद्र की सतह का स्तर है उसके ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ना है ना, वो तो बढ़ेगी। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब आप कहेंगे समुद्र के जो सतह का तापमान है उस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो बर्फ है, जाहिर सी बात है कि वो ठंडी रहती है, तभी तो वो जमी है। जब वो जाएगी, ठंडा पानी जाएगा और यहाँ पे ताज़ा पानी जाएगा, तो जो समुद्र का तापमान है उसको थोड़ा हद तक गिरा देता है। लेकिन यहाँ पे हमें तापमान से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? जो समुद्र का स्तर है उससे मतलब है। तो जब उसमें जल भरेगी तो जाहिर सी बात है कि उसका स्तर बढ़ेगा। इसलिए आपको क्वेश्चन जो ये है इसका स्टेटमेंट सही दो देखने को मिल जाएगा, केवल दो सही है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा केवल बी, यानी कि केवल दो सही है। बाकी इसकी व्याख्या दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। बात ये है आर्कटिक सर्कल में तापमान ग्रह के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि जब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, जब बर्फ पिघलेगी तो उसका पानी समुद्रों और महासागरों में जाएगा। जब पानी समुद्रों और महासागरों में जाएगा तो बहुत सिंपल सी बात है कि उनके जो सतह का स्तर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यही है कॉन्सेप्ट आपका, यहाँ पे आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ये क्या होता है, उसके बाद आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी। बाकी ये सारी आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन दी गई, व्याख्या दी गई। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो उसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बना भी नहीं सकते ना। अब ये आर्टिकल जो था ये भी पुराना था, इसको भी हमने लेकिन डिस्कस किया हुआ था। तो इस तरीके के जो कह सकते हैं आप, ये दोनों में आ जाएगा, एक तो करंट में आ जाएगा और एक तो स्टैटिक में आ जाएगा। तो इस नाते इसको डाल दिया। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था कि जो पढ़ा है हमने उसको ही रखा है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पढ़ा है, बस ये है कि इस हफ्ते नहीं पढ़ा है। लेकिन एक चीज़ ये भी तो है ना, देखिए आप अगर 100 क्वेश्चन आपको यूपीएससी में मिल रहा है, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपने 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ रखे हों। आपको 5 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। तो आप उसको कैसे डील करते हैं? आपको उसका लेकर के टेम्परामेंट क्या है, ये चीज़ भी तो मैटर करती है ना। तो इस चीज़ से आप कैसे डील करोगे, इसके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन रखना ज़रूरी है, ताकि आप वहाँ पे अपना मेंटल लेवल चेक कर सको कि आपको स्ट्रेस फील होता है, या फिर आप एक आध क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। क्योंकि 100 में से 100 क्वेश्चन तो आप वैसे भी अटेम्प्ट नहीं करोगे, 2 4 क्वेश्चन तो छोड़ोगे ही ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए पूरे स्ट्रेटेजी के साथ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बात करें राज्यसभा के उपसभापतियों के पैनल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये जब आपने देखा होगा कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, जब इन्होंने पूरे सर्व महिला वाले पैनल का गठन किया था, तब हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि सारी महिलाओं को रख दिया था राज्यसभा के उपसभापति का जो पैनल होता है उसके अंतर्गत। तब हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। अब यहाँ पे पहला कथन है, अध्यक्ष परिषद के सदस्यों में से 6 से अधिक उपाध्यक्षों का एक पैनल नामित करेगा, जिनमें से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में परिषद की अध्यक्षता कर सकता है। दूसरा कहा जा रहा है कि फिलहाल पैनल की काउंसिल में कोई महिला नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ये से सही है या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सर्वदल महिला जो थे उनका पैनल का गठन किया गया था, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई महिला नहीं है, जबकि मैंने बताया कि सबके सब महिला है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। बात करें राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में 4 महिला सांसदों को नियुक्त किया है, इसलिए आपका स्टेटमेंट 2 गलत हो जाना है। स्टेटमेंट 1 आपका सही है, किस बेस पर? तो राज्यसभा के नियमों के अनुसार। अब यही चीज है जो आपसे यूपीएससी खेलता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार, लेकिन यूपीएससी क्या लिख देगा? संविधान के अनुसार। और आपको आगे का सारा स्टेटमेंट आपको ये सेम टू सेम देखने को मिलेगा। आपको लगेगा यार बात तो सही कह रहा, तो गलत कैसे हो सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। जबकि आप यहाँ पे नहीं देखो कि राज्यसभा के नियम के अनुसार है या लोकसभा के नियम के अनुसार है या परंपरा के अनुसार था या कानून के अनुसार था। हम क्या देखते हैं कि यार ये स्टेटमेंट सही है ना, हाँ तो फिर सही। बस यहाँ पे पिछले लिख देगा कि संविधान के अनुसार, जबकि संविधान के अनुसार नहीं है। किसके अनुसार कहा जा रहा है? तो राज्यसभा के नियमों के अनुसार। इसी तरीके से लोकसभा के भी अपने नियम है, इसी तरीके से कुछ परंपराएं हैं। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी, जब भी स्टेटमेंट पढ़िए पूरा ध्यान से पढ़िए। बात करें सभापति समय समय पर परिषद के सदस्यों में से 6 से अधिक उपाध्यक्षों का एक पैनल नामित करेगा, जिनमें से एक अध्यक्ष की अनुपस्थिति में परिषद की अध्यक्षता कर सकता है
और उपसभापति, जब सभापति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है। देखिए ये चीज मैंने आपको बताया था होता क्या है कि आप देखेंगे जो हमारी लोकसभा हो गई और जो हमारी राज्यसभा हो गई, इसमें पीठासीन अधिकारी होते हैं, यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, यहाँ पे सभापति और उपसभापति होते हैं। सभापति कौन थे? तो जो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं वह इसके सभापति होते हैं, और यहाँ पे एक उपसभापति होते हैं। तो ये होता है कि मान लीजिए कभी सभापति उपस्थित नहीं है और उपसभापति भी उपस्थित नहीं है और सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, राज्यसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ेगी? तो इसी नाते यहाँ पे एक पैनल गठित कर दिया जाता है कि मान लीजिए अगर ये नहीं रहते सभापति जी और उपसभापति नहीं रहते हैं, तो फिर यहाँ पे एक सूची दी जाती है कि 1 नंबर पे इनका नाम है, 2 नंबर पे इनका नाम है, 3 नंबर पे इनका नाम है, 4 नंबर पे इनका नाम है। इस तरीके से ये दिया जाता है कि अगर हम दोनों नहीं रहते तो मेरे बाद ये अध्यक्षता करेंगे, अगर ये भी नहीं है तो ये करेंगे। अगर इनमें से कोई उपस्थित नहीं है तब क्या होता है? तब होता है कि जब भी राज्यसभा या लोकसभा में ऐसी घटना देखने को मिलती है तो जो सदन है वो आपस में से किसी सदस्य को चुन लेता है कि आप इस सदन की अध्यक्षता करिए, फिर उसको हाथ पे वो अध्यक्षता करता है और सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती है। सदन की कार्रवाई रुके ना, इसलिए ऐसी चीजें की जाती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ये अभी हमने कल ही डिस्कस किया है। बात की जा रही है जीका वायरस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्या पूछ रहे थे? यहाँ पे पूछ रहा है सत्य कितने कथन है। इसे पहली बार वर्ष 1947 में युगांडा में बंदरों में पाया गया था। यह एडिज मच्छर द्वारा प्रसारित वायरस के कारण होता है। इसके लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और इसमें बुखार, शरीर पर दाने, कंजक्टिवाइटिस, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता या सिर दर्द शामिल है। और चौथा स्टेटमेंट है जीका के लिए कोई टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। तो पूछ रहा है उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? केवल 1 कथन, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। तो आप सभी को पता है, कल ही अभी हमने इसको डिस्कस किया, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी आप मानने वाले तो है नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इसका सभी चारों का 4 स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अभी कल ही हमने डिस्कस किया था कि 1947 में युगांडा में इसको पहली बार बंदरों में देखा गया था। फिर 1952 में युगांडा और तंजानिया में मनुष्यों में खोजा गया था। फिर मैंने इसको बताया था कि आमतौर पर इसके लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, और जिसमें देखने को मिलते हैं तो फिर वही सारी चीजें, ये सारी चीजें देखने को मिलती है आपको। और ये भी बताया था कि इसके लिए कोई टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। इसका कहा था ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको ये चीज याद आ रही होगी। बाकी आपको ये आर्टिकल याद आ रहा होगा कि हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था, इसका प्रसार कैसे होता है। और ये वही मच्छर है जिसके कारण डेंगू, चिकनगुनिया और पीत ज्वर भी आपको देखने को मिलता है। और ये कैसे फैलता है? तो मां से भ्रूण में यौन संपर्क बनाने की वजह से फैलता है, रक्त और रक्त उत्पादों के आदान तथा अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से भी फैलता है। अब इसको हमने कल ही डिस्कस किया, तो इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको ये याद होगा, तरोताजा होगा, क्योंकि ताजा ताजा आर्टिकल आपको मिल रहा है। प्रश्न नंबर 10 अगर हम देखें तो अनुकूलन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनिप हो गया, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी स्टेटमेंट है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, और डी है विश्व बैंक के द्वारा। तो आप बताएं कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन बता देंगे ना तो मान रहे कि हाँ अच्छे से पढ़ाई करना आपको ध्यान है। ऐसा नहीं कि आर्टिकल हमने डिस्कस नहीं किया, अभी हमने हाल ही में इसको भी डिस्कस किया, 2 या 3 दिन पहले हमने इसको डिस्कस किया था। तो आपको ये स्टेट, अगर आप ये आंसर बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप ध्यान से पढ़ रहे थे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनिप के द्वारा जारी किया जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडाप्शन गैप रिपोर्ट। इसके बारे में अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया था, आप यहाँ पे उसको देख भी सकते हैं। इसकी व्याख्या दी गई 2021 में अनुकूल परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों में लगभग $21 बिलियन गए, जो पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 15% कम थे। जब मैंने आपको इसके साथ एक और आर्टिकल बताया था कि जो जलवायु परिवर्तन उससे निपटने के लिए जो भी वित्त उपलब्ध करवाया जाता है वो कम उपलब्ध करवाया जा रहा है, और ये अभी एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया। तब इस रिपोर्ट का मैंने नाम भी लिया था, और इस रिपोर्ट के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको भी हमने देखा था, तभी मैंने ये चीज आपको बताई थी। अब आपको याद है कि नहीं? और नहीं याद है तो याद कराने के लिए तो ये वीडियो बनी है ना, तो अब आपको ये फिर से याद हो जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी अनुकूलन गैप रिपोर्ट, इसी को एडाप्शन गैप रिपोर्ट कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखें कि यूपीएससी में एक बार पूछा था, जो जेंडर गैप रिपोर्ट है उसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, इसलिए मैंने हर चीज को कवर करने की कोशिश की है। चाहे एक ही क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ बनाया हो, चाहे 2 क्वेश्चन, लेकिन उसको कवर करने की कोशिश की है। इसको भी अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया है। बात करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया गया है कोझिकोड, दूसरा दिया गया ग्वालियर, तीसरा दिया गया जयपुर। अब पूछ रहा है हाल ही में भारत के कितने शहरों को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? अब आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था। आपका ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो आप बताइए इसका उत्तर सही क्या होगा? ये अभी आपने हाल ही में पढ़ा था, और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब आपको रटा होगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपसे वनडे एग्जाम या फिर स्टेट पीसीएस में बहुत धड़ल्ले से पूछेगा कि अभी हाल ही में किस किस शहर को नामित किया गया है, या फिर आपसे ये पूछा कि कितने शहर को किया गया। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आपको पता होगा दोस्तों कि कोझिकोड और ग्वालियर को किया गया है, तो दो को किया गया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाए केवल 2, यानी कि बी वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाना है। अरे यहाँ से तो उत्तर और व्याख्या गायब है, अब क्या होगा? सर आपने पढ़ा ही ना तो आ गया कहाँ से? आएगा यहाँ से, गायब नहीं है, उसको ऐसे ही लिखा गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कोझिकोड को साहित्य की नगरी और ग्वालियर को संगीत की नगरी के रूप में शामिल किए जाने की सराहना की। अब यूपीएससी आपसे यहाँ पे भी इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकता था। एक तरफ लिख देता शहर का नाम, ऐसे लिख देता कोझिकोड,
और एक तरफ लिख देता ग्वालियर। इस तरीके से मान लीजिए दो तरफ दोनों शहर का नाम लिख दिया, यहाँ पे लिख देता साहित्य की नगरी की जगह लिख देता संगीत की नगरी, और यहाँ पे लिख देता साहित्य की नगरी। अब आपसे कहता कि कितने सही मिले हैं, और फिर आपसे कहता एक सही मिला है, दो सही मिला है, और इस तरीके से एक और दो दोनों सही मिला है, और कोई भी सही नहीं मिला। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी में किसको रखा गया। कोझिकोड को किस कैटेगरी में रखा गया, तो कोझिकोड को साहित्य की नगरी वाले कैटेगरी में रखा गया, यानी कि साहित्य से जुड़ा हुआ है, और ग्वालियर को संगीत की कैटेगरी में रखा गया। तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। बात करिए हाल ही में सुर्खियों में रहा कैंडोलेमाइसिस अल्बोस अल्बोस्क वामोसस। अल्बोस्क वामोसस क्या है? अब आप बताइए कि ये क्या है। आपका ऑप्शन ए है एक मालवेयर है, ऑप्शन बी है एक प्रकार का वायरस है, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट में खोजी गई मशरूम की नई प्रजाति है, ऑप्शन डी है पूर्वी घाट में खोजी गई पुष्प की एक नई प्रजाति है। अब आप सोचोगे सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था, क्या यार कुछ भी पूछ रहे हैं, या फिर सर यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ी ना पूछता है। तो एक बार आप पीवाईक्यू उठा के देखिए, अगर आपको यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछता हुआ नहीं मिलेगा ना, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बनाना ही छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले आए यार, मतलब पीवाईक्यू पूरा एनालाइज करके तब बना रहे। यूपीएससी डायरेक्टली आपसे अभी देखिए 2021 में मेरे ख्याल से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि R2R चर्चा में था, ये किससे जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जो भी चर्चा में लगातार बना रहता है, और अभी मेरे ख्याल से 2022 या 23 में क्वेश्चन पूछा था कि क्यूबिट, लगातार चर्चा में क्यूबिट का संबंध किससे है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी आपको यूपीएससी का क्वेश्चन है ना, उसी के बेस पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसको भी हमने डिस्कस किया था, इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट में खोजी गई मशरूम की एक नई प्रजाति है। और मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, अब यहाँ पे फोटो तो नहीं लगी है, बाकी यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। बाकी आप उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी सी, और ये पहली बार था मेरे लिए भी, एकदम नया एक्सपीरियंस था। जितना आपके लिए नया है उतना मेरे लिए भी नया है, तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि इसको कैसे करते हैं। इस बार हमने क्वेश्चन भी थोड़े कम रखे हैं, और पहली बार था भी, आप लोग इसके अनुकूल हो जाइए, आप लोग इसके अनुकूल ढल जाइए। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे, और एक्सप्लेनेशन करने की जो स्पीड है उसको भी बढ़ाएंगे। और अभी तो आज मैंने 15 क्वेश्चन ही रखे हैं, फिर आगे हम इसको 25 करेंगे, फिर धीरे धीरे करके इसको 50 करेंगे, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस होती रहे अच्छे से। और हमारा मेन टारगेट है कि सिलेक्शन हो एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि बस हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का टाइम लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरी, तो आपको कुछ ऐसा इनपुट मिलना चाहिए जो आपके एग्जाम में फायदा करे, तभी आप वीडियो देखिए, वरना वीडियो बनाने का मेरे कोई मतलब नहीं है। तो उस चीज़ को पूरा ध्यान में रखते हुए हम धीरे धीरे इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके आएंगे। अभी तो आज पहला दिन था, पहली बार ये था एक्सपीरियंस आपके लिए भी मेरे लिए भी, तो इस नाते आज हमने 15 क्वेश्चन ही रखे हैं। और धीरे धीरे जब आप इसके अनुकूलित हो जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे हम इसको भी देखेंगे। अब यहाँ पे बात करिए प्रश्न 13 की, हाल ही में सुर्खियों में रहे अरलम अभयारण्य क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कहा जा रहा है कि यह केरल में स्थित है, दूसरा कहा जा रहा है यहाँ का जल स्रोत अरलम नदी तथा चिनकन्नी पूजा नदी है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ आ रहा है असत्य कौन से हैं, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कई बार आपसे ये आप ये देखोगे नहीं और गलत कर दोगे स्टेटमेंट, तो कई बार यहाँ पे ना देखने की वजह से ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब यूपीएससी इसी को एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए वो क्या कहेगा कि अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, इससे निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियां होकर गुजरती हैं, या फिर यहाँ पे जल का स्रोत कौन कौन सा। अब आपको दे देगा स्टेटमेंट, एक दे देगा एक नदी का नाम, दो दे देगा इसका नाम, फिर तीन। इस तरीके से आप पूछेगा कि केवल एक और दो गुजरती है, केवल एक गुजरती है, दो और तीन गुजरती है, एक दो तीन गुजरती है। इस तरीके से आपसे पूछेगा। तो ये एक अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। मैं आपको सारी संभावनाएं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान में रखिएगा। और आपको यकीन नहीं हो तो जाइए पीवाईक्यू उठाइए, आपको ये देखने को मिल जाएगा। यूपीएससी ने पूछा कि ये जो नेशनल पार्क है, इसमें से कौन सी नदी गुजरती है, इसको कौन सी नदी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मेट भी बता दिया है। और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है असत। दोस्तों आप सभी को पता है केरल में स्थित है, मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी। केरल के अन्य जो संरक्षित क्षेत्र है उसकी भी फोटो मैंने आपको दिखाई थी। और यहाँ पे जो जल स्रोत है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि अरलम नदी है, और तथा चिनकन्नी पूजा नदी भी है जो इसके जल स्रोत हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और पूछ कह रहे कि असत्य कौन सी है, तो कोई भी स्टेटमेंट असत्य नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। वही चीज अरलम अभ्यारण्य क्षेत्र केरल के केलाकम और कोट्टियूर राजस्व गांव में पड़ता है। बाकी ये सारी चीज आप देख सकते हैं, उत्तर पश्चिमी ढलानों में स्थित है। और इसका अगर आप देखें कि सीमा कितनी, तो 55 वर्ग किलोमीटर, लगभग 21 वर्ग मील है। अभ्यारण्य का गठन 1984 में किया गया था। बाकी ये नोटिफिकेशन डेट दी गई है, तो उसको उतना जरूरी नहीं है, बस ये याद रखना कि 1984 में किया गया था। और ये चर्चा में क्यों था, तो आपको पता होगा कि माओविस्ट जो थे उन्होंने यहाँ पे फायर कर दिया था, यहाँ पे गोलीबारी की थी, इसलिए आती है चर्चा में आ गया था। अब तो याद आ गया होगा, औसत वर्षा मैंने बताई थी, और फिर ये तापमान आप देख सकते हैं, आर्द्रता, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो जल स्रोत आप यहाँ पे देखिए कौन कौन सा, अरलम नदी है और चिनकन्नी पूजा नदी है। तो ये चीजें आपकी स्टेटमेंट सही हो गई दोनों की दोनों, और उत्तर आपका सही हो जाएगा डी वाला, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। और पूछा क्या था, असत्य पूछा था। ये तो लगातार चर्चा में बना हुआ है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया था। उसके बाद भी अगर आप गलत करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपको अभी और ध्यान देने की जरूरत है। और ये आपसे प्री में पूछे ना पूछे, पर मेंस में इस तरह के क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। क्या पूछ रहा है, चुनावी बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले देखिए पूछ कर रहा है सत्य असत्य, पूछ रहा है असत्य कितने हैं।
तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक कर मुक्त वचन पत्र या प्रॉमिसरी नोट्स जैसे मनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। भारत में इन्हें सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ही जारी किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसे सिर्फ व्यक्तियों द्वारा ही खरीदा जा सकता है। चौथा स्टेटमेंट है, इसके तहत एक कंपनी किसी राजनीतिक पार्टी को अधिकतम अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ का 7.5% ही चंदा दे सकती है। अब पूछ रहा है कि असत्य कितने हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका केवल एक असत्य है, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। अभी आपने इसको पढ़ा था तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता तो रिवीजन की जरूरत है, जो हम कर भी रहे हैं। तो आपको पता होगा कि इसमें से केवल 2 असत्य हैं। कौन कौन से असत्य हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा चौथा वाला असत्य है और तीसरा वाला असत्य है। यहाँ पे बात करें कि सिर्फ व्यक्तियों के द्वारा खरीदा जा सकता है, सिर्फ व्यक्तियों के द्वारा ही नहीं खरीदा जा सकता है, बल्कि इसको व्यक्ति या कंपनी किसी के द्वारा भी खरीदा जा सकता है। चौथा क्यों कहलाता है, तो चौथा जो है ना, ये नियम, ये पहले नियम था इलेक्टोरल बॉन्ड में, लेकिन अब क्या हो गया, इसको हटा करके इसकी सीमा अनलिमिटेड कर दी, यानी कि एक कंपनी या एक व्यक्ति कितना भी पैसा दे सकता है पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, इसमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। तो आप ये सीमा उमा नहीं है, कितना भी अनलिमिटेड दीजिए, जियो के सिम के तरीके से। ऐसा नहीं, जियो के सिम मतलब यहाँ पे अनलिमिटेड आप चंदा दे सकते हो। और आप यहाँ पे कहें सर, यहाँ पे भी तो लिखा सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। जरूरी नहीं कि जहाँ पे सिर्फ या केवल और सभी लग जाए तो वो गलत ही हो हमेशा, कई बार ऐसी स्टेटमेंट आपको सही देखने को भी मिलती है। तो यहाँ पे इसको सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ही जारी किया जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये लगातार चर्चा में बना हुआ ये आर्टिकल आपको पता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई कर रहा है, और ये आए मतलब हर साल या हर आए दिन आपको ये आर्टिकल चर्चा में देखने को मिलेगा। कोई ना कोई इसको लेकर के रिपोर्ट आती रहती है, कोई ना कोई बात इसको लेकर के उठती रहती है। व्याख्या आप देख सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट आपका एक सही हो जाएगा, क्योंकि ये करमुक्त वचन पत्र या प्रॉमिसरी नोट्स जैसे मनी इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि करमुक्त है, टैक्स फ्री है। और इस योजना की घोषणा पहली बार पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2017 के बजट सत्र के दौरान की गई थी, और जनवरी 2018 में अधिसूचित भी किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो वही कि जो राजनीतिक फंडिंग के माध्यम से अनलिमिटेड पैसा आता है उसको रोका जाए, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको प्रोवाइड कराया जाए। क्योंकि एक तरफ मान लीजिए कोई नॉर्मल व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है और उसको चुनाव चंदा मिल रहा है, और इनको कम चंदा मिल रहा है, तो ये कैसे एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। अनलेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा ना, इस लाते इनको कहा गया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करवाने के लिए हम ये चीजें ला रहे हैं। हालांकि फिर बाद में पता चला कि जिस चीज के लिए लाया गया था वो चीज की पूर्ति हो नहीं पा रही। इसको लाया गया था कि जो राजनीतिक फंडिंग है उसमें अज्ञात स्रोतों से आए ना आए। पर हमने अभी हाल ही में एक आर्टिकल डिस्कस किया था एडीआर के द्वारा, जो रिपोर्ट बताई गई थी उसमें ये बताया गया था कि मैक्सिमम जो चंदा आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उसमें जो मैक्सिमम चंदा आ रहा है वो यही आ रहा है कि अज्ञात स्रोतों से आ रहा है। उसमें ये डेटा ही नहीं पता चल रहा हमें कि कौन चंदा देने वाला है। बाकी इसको आप देख सकते हैं कि किसी भी एसबीआई शाखा में 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ के गुणकों में बॉन्ड एक केवाईसी अनुपालन के खाते के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। साथ ही इसके तथा एक व्यक्ति कंपनी, देखिए यहाँ पे एक चीज है, एक व्यक्ति या फिर कंपनी के द्वारा, जो कि आपका स्टेटमेंट था कि सिर्फ व्यक्ति के द्वारा खरीदा जा सकता है। बाकी वो सारी चीजें आपने पढ़ी हैं तो इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और यही चीज है कि अगर आपने एक बार बॉन्ड खरीद लिया तो 15 दिन के अंदर उसको कैश करवा लेना, वरना फिर वो बेकार हो जाएगा, उसकी कोई मान्यता नहीं रह जाएगी। और ये भी बताया था कि प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में 10 दिन के लिए खोला जाता है, और फिर जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो इसको 30 दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए खोल दिया जाता है, और फिर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इसको भी थोड़े टाइम के अतिरिक्त अवधि के लिए खोला जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हालिया संशोधन इसमें क्या है, इसकी आलोचना किस बेस पर की जाती है, तो पारदर्शिता का अभाव हो गया, पढ़ने की सीमा, वही चीज जो आपका चौथा स्टेटमेंट है कि 7.5% ही पहले था ये, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, तो अब इसको हटा दिया गया। इस सीमा को हटाने से कॉर्पोरेट क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने और कॉर्पोरेट राजनीति मिलीभगत की संभावना बढ़ जाती है। तो ये चीज यहाँ पे सीमा हटा दी गई है, अनलिमिटेड कर दिया गया है। बाकी इसकी एक आलोचना ये भी है कि इसके माध्यम से जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके माध्यम से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसका जो सेंट्रल आप कह सकते हैं यूनिट है उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, और जो स्थानीय लोग पे काम करते हैं, जो स्थानीय स्तर पर काम करने वाली राजनीतिक पार्टी उनको बहुत कम पैसा मिलता है, और खास करके जो सत्ता में थे उसको ज्यादा पैसा मिलता है। जैसे आप राज्यवार सत्ता में देखेंगे तो जो राज्य में सत्ता में उनको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, जो केंद्र में सत्ता में उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। अब कहीं पे केंद्र में तो बीजेपी है, लेकिन कहीं राज्य में आप देखें कांग्रेस भी है। और जैसे आप पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो भी सत्ता में रहेगा ना, चाहे वो राज्य का स्तर पर हुआ, चाहे वो सेंट्रल के स्तर पर हुआ, और वो चाहे बीजेपी हुई, चाहे कांग्रेस हुई, चाहे आम आदमी पार्टी, कोई भी ए टू जेड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुई, जो भी सत्ता में है उसी को सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा मिलने वाला है। इसराइल और फिलिस्तीन लगातार चर्चा में बना हुए हैं, आए दिन कोई ना कोई आर्टिकल आता रहता है। तो हमारे ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, भारत का इससे क्या लेना देना, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बात की जा रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, जेरूसलम में भारत की उपस्थिति के साक्ष्य 12वीं शताब्दी से ही मिलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, एक किंवदंती के अनुसार बाबा फरीद ने यहाँ पर गहन ध्यान में 40 दिन बिताए थे। तीसरा स्टेटमेंट है, बाबा फरीद कादरी संप्रदाय को मानने वाले थे। चौथा स्टेटमेंट है, मध्ययुगीन यात्री एवलिया चिलेबी ने 1671 में जाविया अल हिंदिया भारतीय धर्मशाला को शहर के सबसे बड़े जाविया में से एक बताया था। पूछ रहा है कि कितने कथन सत्य हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4।
तो दोस्तों आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो बाबा फरीद थे एक कादरी संप्रदाय के ना होकर के चिश्ती संप्रदाय के थे। मैंने आपको बताया भी था कि जो चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक है वो कौन है, तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब हैं, जिनकी आप कह सकते हैं कि दरगाह या फिर कब्र जो है वो अजमेर में है। तो इस नाते यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। जब ये स्टेटमेंट गलत हो गई तो कौन सा बचता है, तो आपको उत्तर हो जाएगा सी वाला, केवल 3 स्टेटमेंट सही है। बाकी ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। और यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है कि इसके बारे में किसी यात्री ने चर्चा की थी, क्योंकि आपको पता होगा कि यूपीएससी का आपने पेपर देखा हो तो आपको पता होगा कि यूपीएससी के बारे से पूछता है कि इसके बारे में किसी मध्यकालीन यात्री ने चर्चा की थी या फिर प्राचीन काल का ऐसे था, तो यहाँ पे इस यात्री ने इसके बारे में चर्चा की है। तो जब भी यात्री किसी के बारे में चर्चा करते हैं या कोई यात्री का विवरण होता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता ही होगा। बाकी वही सारी व्याख्या यहाँ पे दी गई है, 12वीं शताब्दी से साक्ष्य मिलते हैं। और ये आपको याद आ रहा होगा कि जावेतिल अलहनूद बोला जाता है यहाँ पे। और फिर आपको वो भी याद होगा, हमने बताया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पढ़ा जाता है यहाँ पे हर 15 अगस्त को, और यहाँ पे तिरंगा लहराया जाता है। यहाँ पे भारतीयों के लिए एक हॉल है और यहाँ पे स्टूडेंट लोग रहते हैं, और जो भी यहाँ पे जाता है वो अपने से अपना खाना बनाता है, कपड़ा धुलता है, इन सारी चीज़ों के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाता है। कुछ कुछ याद आ रहा है कि नहीं? तो वही चीज़ है यहाँ पे। और ये जो बाबा फरीद थे, समझ आता है कि इनका जो परिवार था वो भी पलायन करके आया था, और बाबा फरीद वहाँ पे 40 दिन के लिए गए थे, फिर ये वापस चले आए थे। वहाँ पे इन्होंने ध्यान भी लगाया था। तो वो सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो आप लोग को भी दिक्कत हो जाएगी उससे। और इनका जन्म आप देख सकते हैं 1173 में मुल्तान के पास कोठेवाल गांव में हुआ था। दोस्तों ये पहली बार था, इस नाते उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं था कि कैसे इसको लेके चलना है, और आप लोग के लिए भी पहली बार है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखा है, पर धीरे धीरे इसको हम और इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पहले अच्छी लगी रही होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसको चालू रखिए। अगर आपको लगता है कि पहल सही नहीं है तो आप डिसलाइक करिए। देखिए डिसलाइक आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन जो यूट्यूबर हैं उनको दिखता है, जो भी कंटेंट बनाते हैं, जो चैनल ऑनर है उनको दिखता है कि डिसलाइक भी हुआ है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर ये पहल अच्छी नहीं है, आप इसको बंद कर दीजिए। या फिर आप ईमेल आईडी पे डायरेक्ट करिए। अगर आपको कमेंट करने में शर्म आ रही है, आपको लगता है कि आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं कि सर ये पहल अच्छी है या फिर गलत है, आप इसको बंद करिए, चालू रखिए। आपको जो भी लगता है आप यहाँ पे बता सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको पहले अच्छी लगी होगी, क्योंकि जब भी आप कुछ भी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन के फॉर्म में उसको नहीं देखते हैं तो फिर पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनने वाला है, कैसे क्या हो सकता है। और अगर आपने यहाँ पे कोई क्वेश्चन गलत किया होगा ना, अब अगर वो एग्जाम में स्टेटमेंट आएगी तो आपका कभी भूल से भी गलत नहीं होगा, सपने में भी वो गलत नहीं होगा। यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। उम्मीद है आप लोग को ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बोलने में जो भी गलती हुई इसके लिए दिल से सॉरी। अगर मेरी वजह से किसी की भावनाएं आहत हैं, किसी को कोई तकलीफ पहुंचे तो उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, बल्कि इससे भी अच्छा सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।